नमस्कार, आप देख रहे हैं चेचन 24। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज की बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से आ रही है। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी के बरनाहल कस्बा निवासी सपा कार्यकर्ता एवं पूर्व प्रधान संजीव कुमार उर्फ बबलू ने शासन को शिकायती पत्र देते हुए कस्बा के गाटा संख्या 109 पर भाजपा नेता द्वारा सत्ता की हनक में उपचुनाव के दौरान अवैध रूप से कब्जा कर लेने की लिखित शिकायत शासन को भेजी, जिसमें प्रशासन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की गई थी। वहीं कस्बा निवासी भाजपा नेता एवं संभावित भाजपा समर्थक चेयरमैन प्रत्याशी योगेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप राजनीतिक एवं बुनियाद है। कुछ दिन पूर्व ही सपा कार्यकर्ता के द्वारा चरागाह पर किए गए अवैध कब्जे की प्रशासन द्वारा मुक्त कराया गया था और बौखलाहट में हम ऊपर आरोप लगाया गया था कि प्रशासन को जो भी शिकायत पत्र दिए गए हैं प्रशासन उसकी जांच कराए। उसकी जांच के सहयोग के लिए हम तैयार हैं। एक बरनाहल का मामला प्रकाश में आया है, जहां बीजेपी के एक नेता ने जो पजामा की जमीन को कब्जा कर लिया है। क्या है पूरा मामला? ये तो पजामा की जमीन आरक्षित थी। हम जब प्रधान रहे तो हमारे ज़माने में बिल्कुल खाली पड़ी थी। अभी आके इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसमें योगेंद्र गुप्ता का भी हिस्सेदारी है, उसमें और लोगों ने भी कर लिया है। क्या लगता है कि ये सत्ता की हनक है या क्या? सत्ता की हनक का तो पूरा असर ही है। हमारी समझ से तो पूरा सत्ता का उपयोग हो रहा है। अगर सत्ता में नहीं होते तो मौजूदा जो तत्कालीन प्रधान थे संजीव कुमार, उन्हें शिकायत भी की। अब जो क्या कार्रवाई होती है पालन कर। क्या लगता है कि योगी सरकार में इंसाफ मिलेगा? इंसाफ की तो कम चांस है। देखो, लेकिन योगी है भाई, संत को करना तो चाहिए। ऐसा संत का भेष है तो उसमें न्याय मिलना चाहिए। शायद उम्मीद है शायद कुछ करें योगी। आज आपने जो प्रेस वार्ता रखी है, क्या है इसका पूरा मामला? इसका मामला ये है भाई, कल हमारे प्रतिद्वंदी लोगों ने जो माननीय योगेंद्र गुप्ता जी पर इल्जाम लगाया है कि वो पजामा की जगह घेरे हुए हैं, जबकि योगेंद्र गुप्ता जी के पास जो मकान बन रहा है वो काफ़ी वर्षों से बेनामा की हुई ज़मीन है, जिसकी कागजात फर्दे सारी उपलब्ध हैं। और जो लोग लगा रहे हैं वो कुछ पूर्व प्रधान थे, कुछ वर्तमान प्रधान रहे। उन लोगों ने बरनाहल में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और करवा भी दिया है। वर्तमान प्रधान की हालत तो ये है कि जिसने 26-27 बीघा हमारा चरागाह व अन्य जगह बिंदुओं में उन्होंने कब्जा कर रखा है। अब वो सरकार द्वारा बाबा जी के आदेश अनुसार खाली कराई गई है, तो उन्हें इस बात का डर है कि हमारे खिलाफ FIR भी होगी और हमें मुकदमा लगेगा। जबकि पूर्व में एक मुकदमा अनुशासनहीनता चुनाव में लग चुका है, 60 रुपये बांटने पर। ऐसे व्यक्ति के पक्ष में बोलने वाले पूर्व प्रधान हमारे बड़े भाई ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने बरनाहल को प्रगति की तरफ बढ़ने से रोकने का काम किया। हमारे यहाँ एक डाकखाने की जगह थी बड़ी इंटर कॉलेज के सामने, 336-2 जिसका रखवा नंबर है, उसे अपने चैतों को फर्जीवाड़ा बेनामा वो पट्टा दिखाकर कब्जा करा दिया। और हमारा एक सूचना केंद्र था, उसे 100 साल के लिए लीज पट्टे पे दे दिया था, जिसे हम लोगों ने खाली कराया है। ऐसे लोग बरनाहल में विकास गति को रोक करके दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ज़मीन घेर करके बेचते हैं। जो ज़मीन सरकारी है, जो ज़मीन हमारे गरीबों के हित में आनी चाहिए, वो बड़े जमींदार लोग अपने को बहुत पैसे वाले हैं। हमारे बरनाहल में 10 साल की प्रधानी में
वर्तमान प्रधान जिसने अभी चरागा की जमीन पर जिस पर कब्जा सरकार ने हटवाया है, 10 साल की प्रधानी में पूर्व की डली हुई सीसी शासक के द्वारा उन पर पुनः पैसा लगभग 10 करोड़ रुपए निकाल रखा था। उसकी जांच जब हमने कार्रवाई की तो दिन की बजाय रात में काम कराया, लीप पोत करके कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा पैसा दे करके अपनी जांच को बचाई, अपने अधिकारों का जो उन्होंने जिस तरीके से जनता के सामने गलत का। नेताजी, आप पर पूर्व प्रधान जो संजीव हैं उनने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? प्रधान का जो अभी ये नंबर था ना, प्रधान का जो नंबर था स्कूल वाला 123 को हम लोगों ने खाली कराने के लिए आदेश कराया, मुख्यमंत्री से मिले। इसकी बौखलाहट में अनर्गल बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। और ये अगर चाहते हैं कि हमारे ये फर्जी बता रहे हैं कि पंजाबा की है क्या की जमीन है, हमारी तो पुश्तैनी बहुत वर्षों से 50 साल से पहले की जमीन है ये, और 50 साल से अब तक उस पर कब्जा है, सब कागज उपलब्ध हैं, जो चाहे जैसे चाहे हम जांच करने को तैयार हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि सत्ता की हनक में ये सब जो है कर रहे हैं और उसी की वजह से ये सब कुछ दिखाई दे रहा है आज उनके ऊपर, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने सत्ता की हनक में होता तो हमने थोड़ी तोड़ा स्कूल तो वो स्वयं तोड़ रही है, अपने आप ही तोड़ने का तो लगाया उन्होंने, पहले प्रशासन ने तोड़ा फिर अपने आप तोड़ के समाप्त कर रहे हैं। हमने अगर गलत किया होता तो हम कैसे क्या हो गया, ये अपने आप ही तोड़ रहे सारा। और ये बची हुई जमीन उसमें है जो वो बना हुआ है कॉलोनी, वो सतवीर सिंह प्रधान है जो उनके शासनकाल में वो प्रधान थे जब यहाँ पर, तब ये जमीन उनको दी गई है। कौन सा पैसे लेकर नहीं, ये कौन सी ये गरीब आवास योजना के अंतर्गत जो कॉलोनी बनी है, वो कॉलोनी के लिए इन्होंने उसकी जमीन दे दी है। 123 चरागा की जमीन दी गई है जो बिल्कुल गलत है, निराधार है। जो इसमें अब जो गलत किया है इन्होंने, अब वो कॉलोनी वहां से हटेगी तो उसके सारे पैसे सतवीर प्रधान जी से वसूल किए जाएंगे। घाटा संख्या 108 और 109 की बात की जाए, जिसको लेकर के पजामा की ज़मीन बता रहे हैं, जिस पे ही आप पे आरोप भी लगाए, उनने थाना अध्यक्ष से लेकर के डीएम मुख्यमंत्री तक जो है शिकायत की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रशासन जांच करेगा, मैं उसमें सहयोग कर रहा हूँ। पहले 109 नंबर ही पंजाबा है, 108 तो अलग है जमीन। 109 नंबर पंजाबा है और वो पुश्ते नहीं है, 50 साल से है। ये जब स्वतंत्र भारत हुआ उससे पहले से हमारी है। वो जो आप पे आरोप लगे वो निराधार हैं क्या? बिल्कुल निराधार, गलत, राजनीति से प्रेरित है। और ये वो उसी स्कूल की खींच में लगा रहे हैं कि उनके ऊपर कब्जा। ये सपा के लोग हैं, सपा के लोगों की वजह से ये भाजपा के लोग दिखा रहे हैं कि भाजपा के लोग करा रहे हैं। ये सपा के लोग पहले ऐसा करते रहे, अपनी हनक में इन्होंने सारा कुछ कर लिया है, अब भाजपा के लोग इसको उखाड़ रहे हैं तो इनको परेशानी हो रही है। सरकार ने अब तक क्यों नहीं कदम उठाया, आज ही क्यों कदम उठा रही है? सरकार बहुत दिन से कदम उठा रही थी लेकिन इनकी हद हो गई, अब खाली कराना ही था तो फिर हम लोग सीधे मुख्यमंत्री से मिले जाके, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला एक सरकारी सार्वजनिक ज़मीन जिसकी करोड़ों की कीमत है, उसको लेकर हमने आप लोगों को बुलाया है। ग्राम बरनाल में डालूपुर रोड पर एक तिराया है, सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन है, 100 गाटा नंबर 109, जिसमें पंजाबा की लगभग 10 डेसिमल ज़मीन है। अभी पूरा प्रशासन चुनाव में बिजी रहा, चुनाव के कार्यक्रम में लगा रहा। उसी दौरान कस्बा बरनाल के योगेंद्र कुमार पुत्र भीषम देव ने उक्त जमीन पर कब्जा करके मकान बना लिया है। उसकी शिकायत माननीय तहसीलदार साहब महोदय से और थाना दिवस में मेरे द्वारा की गई। उक्त सार्वजनिक जमीन से अवैध कब्जा हटवाकर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। अब देखिए प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ये किस पार्टी के नेता हैं, क्या है? योगेंद्र कुमार गुप्ता बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं और शायद संघ से भी जुड़े हुए हैं।
जहाँ योगी सरकार बिल्डोजर की बात करती है, क्या लगता है आपको कि अपने कार्यकर्ताओं पर जनपद कासगंज के थाना प्रभारी पटियाली के कार्य पर सवाल उठाते हुए भारतीय किसान यूनियन भारत ने राज्यपाल संबोधित ज्ञापन क्षेत्राधिकारी डीके पंत को सौंपा है, जिसमें संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप माथुर पर हुए हमले के मामले में क्रॉस कार्रवाई को लेकर थाना प्रभारी पर आरोप लगाए गए हैं कि ज्ञापन में थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है। इसके अलावा क्षेत्रीय समस्याओं समेत ज्ञापन में 6 बिंदु रखे गए हैं। कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रकरण हैं, इन संज्ञान लिया गया है और उच्च अधिकारियों से वार्ता करके शीघ्र ही जो उचित होगा उसमें कार्रवाई कराते हुए किसानों को न्याय दिलाया जाए। ये भारतीय किसान भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप माथुर, ग्राम प्रधान श्रीनंगला और प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ कुछ तथाकथित लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने मारपीट करके उन्हें अगवा करने की कोशिश की थी, जिसमें प्रशासन ने मुकदमा लिखाया था और उसी के क्रॉस में एक मुकदमा 354 का झूठा लिख दिया था प्रशासन ने दबाव में आकर के। उसको ख़त्म करके दोषियों को जेल भेजा जाए तुरंत। ये कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए हमने धरना ज्ञापन दिया था, जिसमें सीओ साहब आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है उच्च अधिकारियों से बात करके मामले का निराकरण कराया जाएगा। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी नकुड़ ने पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी नकुड़ के कुशल नेतृत्व में कई साल से फरार चल रहे व 25,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त जीत कुमार पुत्र कृष्ण को 26/12/2022 मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 315 बरामद किए गए हैं। अभियुक्त ने पूछताछ के क्रम में बताया कि मैं व मेरे साथ अनिल पुत्र भान सिंह, हरि प्रकाश पुत्र जगदीश, पुल सिंह पुत्र पिताराम ने मिलकर वर्ष 2018 में गर्मियों में खेड़ा अफगान में एक औरत को डरा धमकाकर उसे एक चैन पर्स व आधार कार्ड छीन लिया था। मौके पर लोग श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के निर्देश पर पूरे जनपद में वांछित अपराधियों के विरुद्ध उनके धरपकड़ का अभियान चल रहा है और इसी अभियान के क्रम में थाना नकुड़ पुलिस ने सन 2018 में खेड़ा अफगान बाजार में एक महिला के साथ लूट हुई थी। इस लूट को कारित करने वाला एक अपराधी जीत कुमार, जो कि पिछले 4 सालों से फरार चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी की है। मुखबिर की सूचना पर इसकी गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ में इस अपराधी ने बताया कि ये पंजाब जिले में खन्ना जगह पे वहाँ पे खानाबदोश की तरह लेबरी का काम करता था। मुखबिर ने सूचना दी कि ये इस तरह से आज आने वाला है। इसी सूचना पे हमारी पुलिस टीम जो लगातार इसकी तलाश में थी, उसने इसकी गिरफ्तारी की है। इस अभियुक्त पे थाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी था और एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया है थाना नकुड़ पुलिस ने। सर, क्या कुछ बरामद हुआ है? इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है और कुछ इसके अन्य पर्सनल सामग्री बरामद हुई है। सर, उसकी इसमें कुल 4 लोगों ने इस लूट को कारित किया था। अनिल नाम का व्यक्ति जो था वो मौके से ही गिरफ्तार हो गया था और एक व्यक्ति इसमें और है जो जिसकी गिरफ्तारी फुल्लू है, लेकिन और वांछित है। खबर यूपी के बलिया जनपद के बेलहरी ब्लॉक के बिघी गांव में कोटेदार के खिलाफ जांच के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने के ग्रामीणों की आक्रोश मची है। दरअसल मामला बलिया के बेलहरी ब्लॉक के बिघी गांव के ग्रामीणों द्वारा बीते 13 दिसंबर को राह बाबा महिला स्वयं सहायता समूह के राशन वितरण की अनियमितता के संबंध में पत्र देकर जांच की मांग किया गया था। विभाग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बीते 20 दिसंबर को बिघी गांव में जांच के लिए पहुंच गई, जहां ग्रामीणों से पूछताछ कर जांच किया गया, लेकिन जांच के 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान छितेश्वर तिवारी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जांच रिपोर्ट की आख्या मांगी है। इस दौरान अनियमितता का गंभीर आरोप लगाया गया है। पूर्ति अधिकारी को हमारे गांव की जनता द्वारा राह बाबा स्वयं सहायता समूह राशन वितरण प्रणाली को घोर अनियमितता के विरोध में पत्रक दिया गया था 13/12/2022 को। उसकी जांच जो है जिला पूर्ति निरीक्षक द्वारा बिगही गांव में कराए जिला पूर्ति अधिकारी ने, लेकिन जांच होने के बाद 20 तारीख की जांच होने के बाद अभी तक कुछ जानकारी नहीं हुआ है।
इसलिए हम लोग सूचना के तहत आए हैं पत्र। क्या क्या कोटदार के विरोध में जो महिला समूह है उसमें महिला समूह एक भी नहीं आती है। वो एक कोषाध्यक्ष बिनता के पति द्वारा वितरण किया जाता है। उचित मूल्य के बदले अधिक मूल्य लिया जाता है और घटतौली जो वज़न भी कम दिया जाता है। मीडियम के लिए जो 5 अध्यापक ने हमसे पूछे कि अभी तक मार्च के बाद से अभी तक राशन नहीं मिला है मिड डे मील। मैं पूछा तो उन लोग बताए कि नहीं मिला है और उसके बाद फिर 5 अध्यापक लिखित दिए हमको और इनको जिला पूर्ति अधिकारी को भी दिया गया। घोर अनियमितता जनता द्वारा बताया गया। माने ज़्यादा दाम, वज़न प्रति यूनिट 500 ग्राम कम और मिड डे मील अध्यापकों द्वारा 4 अध्यापक आए थे, 1 अध्यापक नहीं थे, उनके द्वारा भी बयान लिया गया। वो अभी बताए कि अप्रैल से और दिसंबर तक इस माह तक अभी नहीं मिला है और मेरे द्वारा संचालन किया जाता था बच्चों को 5 स्कूल का। सूचना के तहत किया, जांच रिपोर्ट किया है, मांग किए हैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए भी मांग कर रहे हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। सरकारी अस्पतालों में कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। जिले के 3 CHC में किया गया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल को लेकर कुशीनगर के CHC सपहा पर WHO की टीम ने लिया जायजा। मॉक ड्रिल के लिए जिला अस्पताल CHC सपहा, सिवरही और खट्टा के तुरकहा CHC पर किया गया मॉक ड्रिल। कोरोना पीड़ितों के इलाज से संबंधित तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल के माध्यम से परखा गया। मॉक ड्रिल के दौरान मिली कमियों को तत्काल दुरुस्त करने का दिया गया आदेश। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर दवाओं और बेड और अन्य सुविधाओं को लेकर देखी गई। मॉक ड्रिल के द्वारा की गई जांच। आज दिनांक 27/12/2022 दिन मंगलवार को सेल बोकारो इस्पात संयंत्र के कोक ओवन के सुदर्शन कैंटीन में दिन के 1 बजे क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ HMS के कोक ओवन ठेका मजदूर प्रकोष्ठ की एक विशाल मीटिंग हुई। मीटिंग को संबोधित करते हुए संघ के महामंत्री सदस्य NJS श्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान सेल बोकारो प्रबंधक ठेका मजदूरों के शोषण की दुर्भावना से ग्रसित है। ग्रेड प्रमोशन के मुद्दे पर सहायक श्रमायुक्त धनबाद के समक्ष 3 बार समझौता होने के बावजूद प्रबंधन लगातार टाल मटोल कर रही है। 12 दिसंबर 2022 को हुए तीसरे समझौते में इन्होंने हस्ताक्षर कर स्वीकार किया था कि 20 दिनों के अंदर हम प्रबंधन ठेका कंपनी एवं यूनियन कमेटी बनाकर मामले का निपटारा कर लेंगे, मगर आज तक कमेटी बनाना तो दूर, तीनों पक्षों की एक भी बैठक नहीं हुई है। हम प्रबंधन को मीटिंग के माध्यम से यह चेतावनी देते हैं कि अगर 2 जनवरी 2023 तक वादानुसार मामले का समाधान नहीं हुआ तो यूनियन आर पार के संघर्ष को मजबूर होगी। जो मीटिंग था एक्चुअली 2-3 मुद्दे पर था। पहला था नंदलाल जो 2 नंबर बैटरी में मरा था, नंद कुमार, और दूसरा था स्किल्ड का, मतलब जो अनस्किल्ड वाले स्किल्ड का काम कर रहे हैं उसका था। तीसरा था 8 नंबर बैटरी आने के बाद कुछ हौच पौच हो रहा है, यहाँ का आदमी उधर, उधर का आदमी इधर। तो ये 3 इशू पर हमारा इशू था लड़ाई का। तो वो नंद कुमार वाले केस में तो क्लियर हो गया, कमेटी बैठ गई है और उसमें कमेटी अपना सारा रिपोर्ट लेकर सबमिट कर दिया। लेकिन ALC के द्वारा ये बोला गया कि यूनियन का भी उसमें वक्तव्य को रखिए, तो हमने लिख के दे दिया और वो कमेटी के पास चला गया। 1 तारीख को कमेटी के एक आदमी छुट्टी में है, वो आ जाएंगे 1 तारीख को और फर्स्ट वीक में वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर होगा मतलब उनके साथ न्याय होगा। महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित औष्णिक बिजली निर्माण केंद्र बनाने के लिए संपादित की गई जमीन के बदले किसान पुत्री को नौकरी से कायम रखने के हेतु पिछले 4 दिनों से अनशन जारी है। करीबन 40 साल से ज्यादा उम्र वाले आपत्ति ग्रस्तों को गुजारन भत्ता 30,000 रुपए किराया जाएगा।
आपत्तिग्रस्त किसान पुत्रों को कायम नौकरी में शामिल किया जाने की मांग किसानों ने की है। जब तक अपनी मांगी पूरी नहीं होगी तब तक अनशन जारी रखने का इशारा किसानों ने दे दिया है। परिसरातील शेतकऱ्यांची, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची मुलं या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले आहेत, पण अद्यापही इथं कोणी प्रमुख अधिकारी, CGM कुणीही त्यांना भेटलेलं नाही। आता मी त्यांना भेटण्यासाठी मी इथं आलो आहे। माझा यातला पूर्ण अभ्यास आहे प्रकल्पग्रस्तांचा। गेल्या 20-25 वर्षापासून मी प्रकल्पग्रस्तांसाठी अनेक लढे दिलेत, परळीत दिलेत, महाराष्ट्रात दिलेत आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मी सोडवलेत। मागणी एकच आहे की आमची जमीन गेलेली आहे, आमची जमीन गेलेली आहे, आम्ही प्रकल्पग्रस्त आहोत। शासनाने आम्हाला लिहून दिलंय की तुम्ही, कलेक्टरनी प्रमाणपत्र दिलंय आणि त्यात मेन्शन केलंय की तुमच्या कुटुंबातला एक व्यक्ती आम्ही नोकरीला घेतल्याशिवाय घेणार आहोत, असं MSEBनी लिहून दिलेलं आहे। आता विषय असा आहे की कशामुळे टोलवाटोलवी करतं हे डिपार्टमेंट, हे खातं मला कळत नाही। आणि त्यांचं म्हणणं असं जर असेल की आमच्याकडे जागा नाही तर तुम्ही आमच्या जमिनी का घेतल्या? तुम्ही आमच्या जमिनी घेतेवेळेस तुम्ही जागा नाहीत असं सांगितलं नाही। तुम्ही आमच्या जमिनी घेतेवेळेस सांगितलं की तुमच्या कुटुंबातला एक मुलगा घेऊ। मग अनेक जणांच्या जमिनी जाऊन 20 वर्ष झालंय, 25 वर्ष झालंय, 15 वर्ष झालंय, त्यांना मीच लढा दिला होता। अजितदादा उपमुख्यमंत्री आणि हे मंत्री असताना तेव्हा ITI करून घेण्याचा निर्णय केला होता माझ्या नेतृत्वाखाली। तेव्हा आता हे प्रकल्पग्रस्त ITI झालेत, कुणाला 10 वर्ष झालेत, कुणाला 5 झालेत, कुणाला 15 वर्ष झालेत आणि प्रशिक्षणार्थी सुद्धा आहेत ते। आता प्रशिक्षणार्थीला पहिला 6,000 रुपये महिना दिला जात होता, आता तो काहीतरी कितीवर आणलाय? 14 ते 15,000वर आणलाय। मग त्यांना फक्त MSEBला एवढंच पाहिजे की यांना जर परमनंट नोकरी दिली तर ह्यांना भरपूर पगार द्यावा लागेल, म्हणून 13,000वर 14,000वर ह्यांना टोल व्हायची, म्हणून घ्यायचं नाही। म्हणून आमची मागणी एकच आहे, जागा आहेत का नाही याच्याशी आम्हाला घेणं नाही। जागा तुम्ही तयार करा, आम्ही शेतकऱ्यांची मुलं आहोत, आमची जमीन गेलेली आहे, आम्ही ITI केला आहे, या डिपार्टमेंटने आम्हाला ITIचं प्रशिक्षण दिलेलं आहे, त्यानंतर आम्ही प्रशिक्षणार्थी म्हणून कामावर आहोत। असंच जर आयुष्यभर आम्हाला ठेवायचं केलं तर आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय आमच्यावर उरणार नाही। आता इथं एक जण माझ्या पाठीमागं बसलेले आहेत, प्रकल्पग्रस्तांचा मुलगा, 45 वर्ष झाल्याच्या नंतर पुन्हा त्यांना रिवट आणलं जातंय आणि त्यांना पुन्हा काय म्हणून निर्वाह भत्ता 15,000 रुपये दिला जातोय। म्हणजे हे काय कुचंबन आहे? अरे काय कुठे तुम्ही पाकिस्तानमध्ये आहेत का इथला देश काही लोकशाहीचा नाही का? काय चाललंय हे? म्हणून मी हे चालू देणार नाही। मी आमचे जिला पंचायत सदस्य के घर 1000 लीटर शराब के साथ भारी मात्रा में शराब बनाने का उपकरण बरामद। बताते चले कि फरेंदा पुलिस की छापेमारी में ग्राम सभा गढ़वा टोला सपही में वार्ड संख्या 28 जिला पंचायत सदस्य बिंदा देवी के घर पर जब पुलिस ने छापामारी किया तो उनके घर से 1000 लीटर शराब व शराब बनाने का उपकरण बरामद किया गया है, जिसमें फरेंदा पुलिस ने छापेमारी में एक जनरेटर, एक पल्सर मोटरसाइकिल, 12 गैस सिलेंडर और बिंदा देवी समेत 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आज दिनांक 27/12/22 को थाना फरेंदा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गढ़वा टोला सपही में अवैध रूप से संचालित कच्ची शराब बनाने के फैक्ट्री सहित अभियुक्त इंद्रसेन निवासी गढ़वा को गिरफ्तार कर लगभग 1000 लीटर वाणिज्य मात्रा में कच्ची शराब बरामद किया गया। वह भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण जैसे सिलेंडर, चूल्हा आदि बरामद किया गया। इस संबंध में थाना फरेंदा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित का आरोप रात 8:30 बजे अवैध शराब बनाने की बात कहकर तलाशी लेने के नाम पर घर में घुसे स्थानीय थाने के 3 पुलिसकर्मी घर में मौजूद महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए सोने चांदी के जेवर सहित 7,000 रुपए ले जाने की पुलिसकर्मियों पर पीड़ित ने लगाया आरोप। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल में मामले की शिकायत पीड़ित द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने से नाराज पुलिसकर्मियों ने घर पहुंचकर फिर से की पीड़ित के साथ गाली गलौज। स्थानीय पुलिस द्वारा किसी भी समय किसी झूठे मामलों में फंसाए जाने को लेकर दहशत में है।
परिवार पीड़ित ने बहू, बेटी और पत्नी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। मामला 3 दीवारी थाना अंतर्गत भुखरक गांव का है, बुजरज गांव का है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप लोग? ये बताइए क्या मामला है आप लोगों का? अरे हम अंदर खाते थे, बाबा हमारे तापते थे कौड़ा खावा के। इसके बाद में गए, हम अंदर खाते थे, हमें मालूम नहीं थे कि बाहर कौन है कौन नहीं। बस हम खाते हुए थे, तुरते मानो तीनों लोग घुस गए अंदर। हम खाते रहे। हम सब कौन लोग आए थे? क्या नाम है दादा? शिव शरण कहाँ से आए हुए? गुजरक से। क्या सब मामला है जो एसपी ऑफिस आना पड़ा? दारू पकड़ने के लिए 3 पुलिस वाले पहुंचे 8:30 बजे रात के। मेरे दरवाजे में मैं आग जलाए बैठा था। कब की घटना है? ये 24 तारीख की है। 24 तारीख। फिर क्या हुआ? इसके बाद जो है तो वो पूछा कि डब्लू तुम्हारा नाम? भाजी साहब। कहा तुम दारू बनाते हो? वहाँ नहीं दारू बनाते। कहा नहीं दारू बनाते हो? वहाँ मैं नहीं दारू बनाता। कहा तुम्हारे घर की तलाशी लेना। वहाँ ले लीजिए। दरवाज़ा खुला है। बहू, बेटी, औरत अंदर थी। वो घुस गए, तलाशी लिया, वहाँ दारू नहीं पाया। फिर बक्सा तोड़ने लगे तो बहू कहा थी औरत कि बक्से में दारू थोड़ी रही। कहा चुपचाप बैठो। गाली देने लगे कि चुप्पा रह गए। जब वो बाहर निकल कर आ गए तब बाद में मुझसे बताया, बाहर बैठा था तो देखा तो सामान नहीं। किस थाने की पुलिस थी? तेंदुआई थाने की। क्या नाम है उनका? जो है एक का जो है उमेश नाव है, बाकी 2 पुलिस वाले को मैंने कहा। फिर इनकी शिकायत की आपने थाने में? थाने में शिकायत की आपने? वहाँ मंगले में? थाने में नहीं गया। थाने बोला गए थे, थाने में नहीं गया। क्योंकि जाता हूँ तो गांजा भी लगा करके चालान कर सकते हैं अकेले में। आज कहाँ है? अभी आप लोग एसपी ऑफिस गए थे, मुलाकात हुई आप लोगों को? पुलिस के डर की वजह से नहीं थाने गए ऐसे बोलो। हाँ ठीक है, उनसे कार्रवाई हो जाए। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आ रही है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में वर्ष 2023 की श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए यात्रा से जुड़े अधिकारियों द्वारा की जाने वाली तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय NIC कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर सभी आवश्यक तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजित बैठक की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने केदारनाथ यात्रा के लिए जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को अभी से समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी बीती यात्रा से अनुभव लेते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दें ताकि समय से यात्रा के सफल संचालन के लिए आवश्यक रूपरेखा तैयार की जा सके। उन्होंने केदारनाथ धाम एवं यात्रा मार्ग में तैनात किए जाने वाले डॉक्टरों एवं स्टाफ की उचित ट्रेनिंग दिए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ट्रेनिंग मॉडल 15 फरवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि ट्रेनिंग मॉडल की स्वास्थ्य निर्देशालय को प्रेषित किया जा सके ताकि केदारनाथ यात्रा मार्ग में आने वाले डॉक्टरों को निर्देशालय स्तर से ही ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा सके ताकि वह केदारनाथ धाम में अपने दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो भी आवश्यक दवाइयां एवं उपकरण की आवश्यकता है उसकी समय से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग को यात्रा शुरू होने से पहले जिला पंचायत के साथ साथ मिलकर घोड़ा खच्चरों के पंजीकरण एवं संचालन के लिए SOP गाइडलाइन तैयार करने का भी निर्देश दिया है और कहा है कि यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चरों का संचालन सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उन्होंने कहा कि संचालित होने वाले घोड़े खच्चरों एवं डंडी कंडी सभी के यूनिक कार्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उरेडा जल एवं विद्युत विभाग को मार्ग पर घोड़ा खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने को भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा में स्वच्छता बनाए रखना बड़ी चुनौती का काम होगा। पिछले वर्ष करीब 16 लाख लोगों ने बाबा केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे। आगामी यात्रा में और अधिक संख्या में श्रद्धालु आने की उम्मीद है। ऐसे में पैदल मार्ग पर लगातार सफाई कर्मियों एवं शौचालयों की नियमित सफाई के लिए भी उचित व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने परिवहन विभाग को शटल व्यवस्था से सुव्यवस्थित ढंग से संचालन करने के लिए SOP तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।
बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने, मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी। वर्ष 2023 की यात्रा की हमने लगातार बैठकें हम शुरू कर चुके हैं और जब से यात्रा समाप्त हुई है अक्टूबर एंड से, ये हमारी आज तीसरी बैठक थी, जिसमें अभी तक जो निर्देश हमको दिए गए थे या जो भी सुझाव आए थे इस यात्रा 2022 की यात्रा में, उसमें डिपार्टमेंट की क्या तैयारी है, उन्होंने क्या कार्य शुरू कर दिए हैं, क्या उनके अटेंडर्स हुए हैं, क्या वर्क सैंक्शन होने, इस बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो कार्य हमारे स्नोफॉल से डिपेंडेंट नहीं है, इन द सेंस मतलब नीचे के कार्य हैं, गौरीकुंड के हैं, सोनप्रयाग के हैं, या फिर जहाँ जहाँ बर्फबारी नहीं है होनी है वहाँ पर हम लोग अब काम शुरू करते हैं। और हमारे कई सारे काम शुरू भी हो गए हैं, डिपार्टमेंट्स ने अपनी तैयारियाँ कर ली हैं। और जैसे 2-3 इशूज़ थे, जैसे घोड़ा खच्चर संचालन, साफ़ सफाई, या फिर जो हमारे ट्रैक मार्ग की जो व्यवस्था है, रेलिंग की व्यवस्था है, जिसमें हमें 2022 की यात्रा में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था शुरू में, उसकी तैयारियों को अभी से हम लोग चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the
one district, one product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure, and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand holding support. All these investor friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।